ओके, ये इट्स लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स है, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर इकोनॉमिक्स में लेसन नंबर 8 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका टाइप्स क्या है वो बात करेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया का कैसा है वो बात करेंगे। और ये रिफॉर्म्स हम लोग कैरी आउट किए हैं, हमने इससे पहले वीडियो में बताया था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में। उसका इफेक्ट या फेवरेबल अनफेवरेबल कैसा है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बिकम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो भी पॉलिसीज हमने चेंज किया 1991 में, जिसके अंदर एक ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि वर्ल्ड मार्केट को आप अपने इंडिया को वर्ल्ड लेवल में लेके जाना। इसका मतलब है फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारे भारत के अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे पहले जो था क्लोज्ड इकोनॉमी हमारा चलता था। आज हम लोग 1991 के हम इसको ओपन कर दिया फॉर द आउटसाइडर्स आल्सो केम इनटू इंडिया एंड दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी। मतलब इकोनॉमिक कंट्रोल्ड इकोनॉमी हमारा पहला होता था। एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज नीड इंडियन इकोनॉमी फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन का पैसा अगर ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर आता था वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स सर्विसेज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो सकता है। ऐसा कई तरह की चीज़ों को हम नज़र में रख के इंटरनेशनल लेवल में हमने जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ जो भी हम बॉरिंग करते थे, फॉरेन गवर्नमेंट्स के तरफ जो भी हम बॉरिंग करते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए 1991 में ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये ग्लोबलाइजेशन के द्वारा इंडिया अलाउड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन एरियाज इन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन। ये गवर्नमेंट जब ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया है तो कई तरह का सेक्टर्स के अंदर अब उनको फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। और नाउ इन्वेस्टमेंट वुड डिक्रीज और डिपेंड ऑन फॉरेन नॉलेज बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट बाय एफिशिएंट फॉरेन कंपनीज विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ गुड्स, राइज टैक्स इनकम एंड ब्रिंग टेक्नोलॉजी। मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी जहाँ पे भी जो भी फॉरेन कंपनीज हमारे भारत के अंदर कर रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज के द्वारा अपन को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। और वो वेराइटी टाइप ऑफ प्रोडक्शन गुड्स अलग अलग तरह का गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और टैक्स भी हमारे देश के अंदर जो टैक्स की तरह जो इनकम आता है वो भी बढ़ रही है। और इवन दो वी आर ऑल्सो गेट ए न्यू टेक्नोलॉजी विच इज ब्रिंग फ्रॉम देयर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग अपना टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर बढ़ रही है। मतलब क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब वही है जो फॉरेन कंट्रीज के द्वारा हमारे देश के अंदर आके फॉरेन के लोग भारत के अंदर आके जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करते हैं दो तरह का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक एफडीआई है और एक एफआईआई। तो एफडीआई और एफआईआई में क्या फर्क है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एफडीआई क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम लोग बोलते हैं। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, सम फॉरेन कंपनीज डू नॉट इन्वेस्ट इन प्लांट मशीनरी एंड अदर कंट्रीज से इंडिया। भारत की जैसा कंट्री के अंदर अगर हम लोग आते हैं वो लोग भारत में किसी तरह का बिजनेस करना है तो किसी तरह का फैक्ट्री को या मशीन को वो लोग ला के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन की जैसे एक बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मतलब ऑफिस से, इंस्टीट्यूशन से, स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से, इस तरह की जगह पे वो लोग ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। सच स्टॉक आप फ्रॉम द बॉन्ड्स हो गया, शेयर मार्केट्स हो गया, ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं, एफआईआई हम लोग बोलते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सच कंपनीज हैव टू रजिस्टर इन इंडिया एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इधर रहेंगे। जगह आप इधर लोगों की नज़र दिखाई दे रही है, तो ये लोग आके हमारे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो कहाँ पे करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, शेयर मार्केट्स में या कंपनी का शेयर्स के अंदर ये लोग वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और इसी को हम लोग एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो भी रहता है वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत रहता है, कुछ लिमिटेशंस रहता है। फॉरेनर जो भी आता है हमारे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसका फायदा हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा लंबा समय तक उठा नहीं सकते हैं। और इट में भी हेंस फंड्स टेक फ्लाइट इन द आउट ऑफ द कंट्री ईजिली। मतलब शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये लोग अपना कंट्री से वापस पैसा भी लेके जा सकते हैं।
मतलब इट इज कंसिडर्ड एज ए रिस्की एंड अनस्टेबल काइंड ऑफ फॉरेन कैपिटल। इसलिए हमने बोला एफएफआई को रिस्की बोला और अनस्टेबल फॉरेन कैपिटल बोला। मतलब क्योंकि ये जब उनको ज़्यादा पैसा आने लगेगा तो शेयर मार्केट में अगर वैल्यू बढ़ जाती है, लोग क्या करते उसको सेल कर देते, और जब नहीं रहेगा तो कम रहेगा तो ये लोग परचेज करते, कम में परचेज करते हैं, ज़्यादा में ये लोग सेल करते हैं। मतलब क्या, आता है फॉरेन एक्सचेंज कम लेकिन ज़्यादा है, जाता है ज़्यादा। तो ये हमारे लिए रिस्क ही होता है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हम बात करते हैं इधर जो है जो भी फॉरेन कंट्रीज होता है वो क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने कैपिटल को भारत के अंदर इन्वेस्ट करती है, कंपनीज बनाती है, फैक्ट्रीज बनाती है और भारत में ही प्रोडक्शन भी करती है। मतलब एफडीआई क्या करती है, फॉरेन लोग आके भारत के अंदर एक प्लांट एस्टेब्लिशमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल होंडा है, होंडा ये फॉरेन कंट्रीज है, मारुति इंडिया का है। अगर फॉरेन कंट्रीज से आते हैं तो हमारे भारत के अंदर वो प्लांट एस्टेब्लिशमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और मशीन्स भी लेके आएंगे, नया टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ये लोग देते हैं। तो ये कोलैबोरेशन इंडियन कंपनी के साथ ये लोग जुड़ जाते हैं और साथ में मिलके ये लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो और होंडा, हीरो प्लस होंडा, हीरो होंडा अपन को देख सकते हो 2010, 10, 11, 12 के आसपास अपन को ये कंपनी साथ में काम करता था, लेकिन 2012 के बाद ये कंपनी क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो चुका है। लेकिन मतलब क्या, ये कोलैबोरेशन इंडियन कंपनी के साथ कनेक्ट करके ये एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो है एक प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, इंडिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे। तो इसको वजह से हमारा कंपनी से, हमारे इंडियन कंपनीज को भी वो नॉलेज मिलेगा और एक कोलैबोरेशन की वजह से, एक पार्टनरशिप की वजह से उनको भी वो अच्छा खासा नॉलेज मिलकर अच्छा खासा वो लोग को डेवलपमेंट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है एफडीआई में। फिर वही हम देखते हैं नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेचर कैसा है इसका, अगर हम देखें तो फिजिकली एस्टेब्लिशमेंट इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हेंस स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एफडीआई हमने क्या बोला, कोई भी एक फैक्ट्री या कंपनी में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इधर आके वो लोग काम करते हैं, इधर मशीन्स लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इसलिए एक स्टेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग एफडीआई को बोल सकते हैं। इट ब्रिंग्स मशीन, मतलब वो लोग जो भी एफडीआई वाला रहते हैं वो अपने तरह का मशीन, अपने ईजी वे में प्रोडक्शन करने वाला मशीन लेके आएंगे, अपने मटेरियल्स लेके आएंगे, अपना वेल्थ को कंट्री के अंदर लेके आते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, कंट्री के अंदर एक नया टेक्नोलॉजी अपन को आएगा। और चौथी बात ये हो सकता है कि इट ब्रिंग्स डिफरेंट वर्क कल्चर अलॉन्ग विथ इट, अलग अलग तरह के धर्म के लोग, अलग तरह का कल्चर के लोग एक साथ में ये लोग काम करते हैं, फॉरेनर्स और इंडियन साथ में काम करते हैं। तो कल्चरल एक्सचेंज भी अपन को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो एक फॉरेन एक्सचेंज भी एक अच्छा खासा इंडिया के अंदर आ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है तो फॉरेन को क्या करते हैं लोग, इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे भारत के अंदर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस एफडीआई की वजह से हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब इंडिया का पॉलिसी ट्रेड व्यापार के प्रति फॉरेन कंट्रीज के प्रति किस तरह से है, उसके बारे में अगर हम बात कर सकते हैं। मतलब हर कंट्री को कुछ ना कुछ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज रहता है व्यापार करने में, दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस मेंटेन करना है, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करना है, अलग अलग तरह का गुड्स के बारे में, अलग तरह का इक्विपमेंट्स के बारे में, मशीन्स के बारे में। तो वो व्यापार करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, हर कंट्री अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिसको हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगर ये पॉलिसी को हम देखेंगे तो ये पॉलिसी रेगुलेटिंग विथ द अदर कंट्रीज, मतलब दूसरा कंट्रीज के साथ ये लोग मिलके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग बनाते हैं। हर कंट्री के साथ अलग अलग तरह का रेगुलेशंस होता है। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हम देखेंगे तो उसका सामने एक चैलेंजेस भी है। तो चैलेंजेस कैसा है, नीड टू कंट्रोल इंपोर्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब इंपोर्ट को कंट्रोल करना है। अगर फॉरेन कंट्रीज का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अगर भारत के अंदर आता है तो इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट को कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज सेकंड पॉइंट है इंश्योर एनफ इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन। लेकिन ये ज़्यादा ये देखना चाहिए अपन को, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को और मशीन्स को हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी पॉइंट है कंट्रोल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड अनएसेंशियल गुड्स एंड डेवलपमेंट, मतलब अनएसेंशियल मतलब भारत की देश की जो वृद्धि है, प्रगति है, डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ों की जरूरत नहीं रहता है उन चीज़ों को अपन को कंट्रोल करना चाहिए, उसका इंपोर्ट अपन को नहीं करना चाहिए। चौथी बात होता है एनकरेज एक्सपोर्ट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हम क्या बोला, इंपोर्ट कम करना चाहिए लेकिन एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉरेन कंट्रीज को सामान को एक्सपोर्ट करना चाहिए। इससे मेरे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मेरे कंट्री के अंदर ज़्यादा अपन को देखने के लिए मिलेगा। पांचवी चीज़ है कॉम्पिटिशन ऑफ गुड्स इन द वर्ल्ड मार्केट,
हम बात करते अगर हम ग्लोबलाइजेशन लिया तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हम वर्ल्ड मार्केट में सेल कर सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज भी आके हमारे भारत के अंदर सेल कर सकते हैं। अब मतलब कि एक कंपटीशन क्रिएट होगा, एक वर्ल्ड लेवल में एक कंपटीशन जब क्रिएट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग तैयार करने के लिए हम लोग भी एंकरेज करते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं। इसको वजह से हमारा एक क्वालिटेटिव फॉरेन गुड्स की प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर वही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का अगर हम देखेंगे तो उनका एक्सपोर्ट जो है बहुत कम होता है, वो लोग इतना कैपेबल नहीं रहता है। लेकिन हम हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ये भी एक चैलेंज है, हम अपना इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उनका भी प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करना चाहिए। इस हिसाब से हम अपने पॉलिसीज को बनाया जा रही है और डिफरेंट देन डोमेस्टिक ट्रेड। और ये जो भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम भारत के अंदर लेके आते हैं, एफडीआई को लेके आते हैं, तो ये एकदम अलग किस्म का ट्रेड होता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो ट्रेड होता है या फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो व्यापार करते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान की फर्क होता है, डिफरेंस होता है। तो इसकी वजह से ये भी अपन को सीखने के लिए एक बढ़िया सा जरिया मिलेगा। लेकिन ये कुछ चैलेंजेस है जो हर सरकार को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अभी यही चैलेंजेस के द्वारा हमने जो भी रिफॉर्म्स हमारे भारत के अंदर किया है 1991 में, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इसका इफेक्ट कैसा है। अगर मैं देखा जाए तो दो तरह के इफेक्ट्स अपन को देखने को मिलेगा, एक फेवरेबल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, एक अनफेवरेबल भी देखने के लिए मिलेगा। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी अगर हम रिफॉर्म अगर हम देखा जाए तो जिसके अंदर अपन को देखा गया है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीजें जो है मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड को और सप्लाई को बढ़ा दिया है, मतलब हर एक जगह पे जो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है उसको बढ़ा दिया है और प्राइजेस डिटरमिन किया, वेजेस डिटरमिन किया, इंटरेस्ट बिकम मार्केट ओरिएंटेड एंड मोर रियलिस्टिक एंड लेस रेगुलेटेड। मतलब मार्केट में जो भी सिचुएशन है आज टोटली बदल चुका है। इवन प्राइस डिटर्मिनेशन, वेज डिटर्मिनेशन, ये सब अगर हम देखा जाएगा तो ऐसा सिचुएशन अपन को दिखाई दे रही है जहाँ पे अपन को मार्केट ओरिएंटेड, मतलब असलियत में मार्केट कैसा होना चाहिए वो दिखाई देता है, नॉट कि नहीं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाला है, ऐसा अपन को नहीं दिखता है। ओइंग टू रिड्यूस रेगुलेशन, अगर हम रिड्यूस रेगुलेशंस को मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम करने की वजह से द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन के ऊपर जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डिसीजन लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो डिसीजन लेते हैं, विच इज ओनली डिपेंड ऑन द मार्केट ओरिएंटेड, मतलब मार्केट के आधार पे ही हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो फेवरेबल में अगर हम चले जाते हैं, फर्स्ट वन है गेटिंग वेराइटी ऑफ गुड्स। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज का प्रोडक्ट भी हमारे भारत के अंदर आता है, उनका क्वालिटी भी रहता है, हमारे भारत के इंडियन का प्रोडक्शन का भी क्वालिटी रहता है और ये दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रहता है। इस वजह से अपन को वेराइटी ऑफ गुड्स मार्केट में अवेलेबिलिटी होता है। सेकेंड वन है फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, मतलब हम अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर भारत में करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन करते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करते हैं, तो हमारे देश के अंदर फॉरेन के कंट्रीज के द्वारा सामान आ सकता है और हम भी हमारे देश का सामान दूसरे देशों में बेच सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोला जाए, इम्पोर्ट कम करके एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो फॉरेन करेंसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत के अंदर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इंडिया से एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज, ये एक्सपोर्ट है। भारत के अगर हम देखें तो हमारे भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, इसमें भी पहला सिर्फ कुछ ही चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, मसाला एक्सपोर्ट करते थे। आजकल हर तरह का इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसा है जहाँ पे हम लोग फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। इवन एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोग सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं और सेल्फ रिलायंट होकर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी दूसरे देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और 2013 के बाद हम देखा जाएगा तो अपने एफडीआई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टर्स जो है भारत के अंदर आया, भारत के अंदर के प्लेसेस देखे, रिसर्च किए और उसके बाद कहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करना है वो डिसाइड करके उनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया गया है। इंक्रीज प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट, जब फॉरेन लोग भारत के अंदर आते हैं उनका खुद का फैक्ट्री, खुद का कंपनी, खुद का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे भारत के अंदर बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, नौकरी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उससे जो प्रोडक्शन होने वाला है वो प्रोडक्शन भी हमारे भारत के अंदर बढ़ता है। दूसरा बात हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक लैंड छोड़ के बाकी सब जो भी चीज़ें, कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मैनेजर हो गया, लेबर हो गया, ये सबको हम एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूवेबल कर सकते हैं। मतलब कोई भारत में है, भारतवासी चले गया स्विट्जरलैंड, चले गया अमेरिका, चले गया नीदरलैंड, चले गया कुवैत फॉर वर्क पर्पस। मतलब मोबिलिटी विल बी मोर इन द रियलिस्टिक सेंस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन।
दूसरी अगर हम बात करते हैं 7th वन, रिडक्शन सीन द रेगुलेशंस करप्शन हर्डल, मतलब हमारे भारत के अंदर जब ये नया पॉलिसीज लेके आया हमारे भारत के अंदर व्यापार में किसी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस को धीरे धीरे खत्म करते गया, करप्शन के भी अपन को ऑलमोस्ट खत्म करते गया, और रुकावटें हर्डल्स मतलब जो रुकावटें होता है एक फैक्ट्री को एक बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो भी रुकावटें पहला पैदा होता था वो रुकावटें पूरी तरह से खत्म होते हुए अपन को दिखाई दे रही है। एक वन, सम इंडस्ट्रीज गॉट सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज है जो पहले जमाने में हमको ध्यान नहीं दिया जाता था, आजकल वो इंडस्ट्रीज भी अच्छा खासा प्रोग्रेस इधर अचीव कर रहे हैं। और सोशल कल्चरल टाइज पॉसिबल, मतलब एक देश का दूसरा देश के लोग अगर मिल जाते हैं, क्योंकि फॉरेन के लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर भारत के अंदर करते हैं तो फॉरेन के कुछ लोग भी भारत के अंदर आएंगे, अपने भारत के लोगों को सिखाने के लिए आएंगे, जिसकी वजह से हमारे बीच में एक सामाजिक जीवन, एक सांस्कृतिक जीवन हमको देखने के लिए मिलेगा, एक मेल देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग तरह के जीवनों के बीच में एक समझौता, एक मेल देखने के लिए अपन को इस जगह पे मिल सकता है। ये अपन को फेवरेबल इफेक्ट्स है। अभी हम बात करते हैं अनफेवरेबल इफेक्ट्स। अनफेवरेबल इफेक्ट्स में चले जाएंगे तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कोलैप्स, एक्चुअली हमने बात करते हैं स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का, उनका भी प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इधर वो प्रोडक्शन को उनको रुकावटें आया, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और धीरे धीरे वो कोलैप्स होते हुए दिखा दिया, खत्म होते हुए दिखा दिया। और इसके अलावा सब्सिडी रिड्यूस इन मेनी सेक्टर्स। सब्सिडीज जो अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, सब्सिडीज जो है कई तरह के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले लो, वेलफेयर सेक्टर में ले लो, प्रोडक्शन के अंदर ले लो, जो फंड्स उनको अवेलेबिलिटी करवाया था उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलता था वो भी कम होते हुए अपन को दिखाई दे रही है। एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड, एक्सचेंज रेट फिक्स डिटरमाइन किया, इट मे बी आवर बिजनेस विल बी गोइंग टू वेल और इट मे बी इट विल गोइंग टू नॉर्मल, द एक्सचेंज रेट विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी फिक्स्ड ए सर्टेन एक्सटेंट। फोर्थ, WTO इम्पोज स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर्स, और चौथी चीज है क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट है वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है, वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट हम लोग बात करते हैं तो उसका क्वालिटी भी वैसे ही होना चाहिए, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अथॉरिटी लिया है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि कौन सा प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, तो आपको वर्ल्ड लेवल में हम लोग सेल कर सकते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक पावर इंक्रीज, मतलब लोगों के बीच में इकोनॉमिक पावर जो होता है, खरीदने का क्षमता जो है वो किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, तो due to reforms carried out in our economics, lifestyle goods increased than necessary। आजकल देखिए हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो, जो लोगों को जरूरत है वो कम प्रोडक्शन हो रही है, और जो लाइफस्टाइल बदलने के लिए या फैशनेबल सोचते हैं या बेटर जिंदगी के लिए सोचते हैं, ऐसा सामान की संख्या बढ़ते जा रही है। ये कुछ अनफेवरेबल इफेक्ट्स है जिसके बारे में हमने इधर बात किया है। तो फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों भी रहता है, हर एक इंडस्ट्रीज में आप चले जाओ, हर एक इवन ₹1 का सिक्का के अंदर भी दो पहलू रहता है, तो हर एक कामकाज के अंदर उनको दो पहलू कंपलसरी रहता ही है, लेकिन सही तरीके से सही पहलू को लेके जाएंगे तो अपन को अच्छा खासा प्रोग्रेस, अच्छा खासा डेवलपमेंट हम लोग अचीव कर सकते हैं। ओके।